रेफ्यूजीज़ को पीआर कैसे मिलती है, जर्मन सिटीज़न के स्पाउसेस को पीआर कैसे मिलती है और दूसरे लोगों को पीआर कैसे मिलती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्लॉगर्स, दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेफ्यूजी स्टेटस पे पीआर कैसे मिलती है, जर्मन सिटीज़न के स्पाउसेस को पीआर कैसे मिलती है और उसके अलावा दीगर कौन से लोग होते हैं जो पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 90% जो व्यूअर्स होते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस को मिस ना करें। तो आज के सबसे पहले क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मुझे एक आध लोगों के सवाल आया था कि जर्मन सिटीज़न से अगर आपकी शादी हो जाए तो आपको पीआर कैसे मिल सकती है। तो उसका बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया है, ये है कि अगर आपकी जर्मन सिटीज़न से शादी हो गई है और आप जर्मनी में पिछले 3 सालों से रहते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप 3 सालों से रहते थे और आपकी शादी हो गई तो वो 3 साल काउंट होंगे, या आप जर्मन स्पाउस से शादी करके जर्मनी मूव हुए हैं तो उसके बाद आपको जर्मनी में 3 साल रहना पड़ता है अपनी पीआर हासिल करने के लिए। इस सिनेरियो में आपको 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको बेसिक लेवल की जर्मन आनी चाहिए, तो आपको जर्मन सीखनी पड़ती है, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप 3 साल यहाँ रहें मिनिमम, तो उसके बाद आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग पीआर आपके पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए जिससे आप अपनी जर्मनी में लिविंग को सस्टेन कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपका जर्मन स्पाउस अगर जॉब करता है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, तो उस तरीके से भी आपकी जो लिविंग सिचुएशन है वो सस्टेन हो जाती है और आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। सो वीडियो का सेकंड क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। अगर आप रेफ्यूजी हैं, यानी कि रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, यानी कि अज्यूल रिस्ट्रिक्ट हैं आप, तो भी आप जर्मनी में पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ये हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप जर्मनी में पिछले 5 साल से रह रहे हों। अब इन 5 सालों में आपका जो प्रोसीजर का टाइम है, अजाइलम के प्रोसीजर का टाइम है, वो भी इंक्लूडेड होता है। तो यानी कि अगर आपने अजाइलम के प्रोसीजर के साथ 5 साल मुकम्मल कर लिए जर्मनी में रहते हुए, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि बाम्फ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी ना हुआ हो आपके लिए रिवोकेशन का या विड्रॉवल का, यानी आपके ऊपर बाम्फ की तरफ से रुकनामे या वीडा रूफ नहीं होना चाहिए। ये है सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जर्मनी की लीगल और सोशल ऑर्डर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसको जर्मन में कहते हैं रेट्स एंड गेसेलशाफ्ट्सऑर्डनung। तो आपको एज अ थर्ड रिक्वायरमेंट ये बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। अब ये बेसिक नॉलेज आप लेबन एंड डॉइचलैंड सर्टिफिकेट करके पूरी कर सकते हैं, जो कि बाम्फ वाले आपको करवाते हैं। तो लेबन एंड डॉइचलैंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बाम्फ से टाइल नामे बिशानिकुंग ले लें इंटीग्रेशन कोर्स ज्वाइन करने का। इंटीग्रेशन कोर्स में बेसिकली आपको जर्मन सिखाई जाती है बेसिक लेवल A1 से लेके B1 तक, और उसके बाद इसी इंटीग्रेशन कोर्स में आपको एक ओरिएंटेयरिंग्स कोर्स करवाया जाता है। उस ओरिएंटेयरिंग्स कोर्स के अंदर बेसिकली आपको जर्मनी का सोशल ऑर्डर और रहन सहन और बेसिक राइट्स के बारे में बताया जाता है, जिसे हम रेट्स एंड गेसेलशाफ्ट्सऑर्डनung कहते हैं। तो वो कोर्स करने के बाद आपका फिर एग्ज़ाम होता है जर्मन लैंग्वेज का, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है ओरिएंटेयरिंग्स कोर्स का, जिसे लेबन एंड डॉइचलैंड कहते हैं। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट कर लें बेसिकली, तो उससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपको जर्मनी के लीगल और सोशल ऑर्डर की नॉलेज है, जो कि पीआर अप्लाई करने के लिए एज अ रेफ्यूजी स्टेटस एक रिक्वायरमेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई बेरूफ हाउस बिल्डिंग है, या आपके पास कोई ट्रेनिंग है, आपके पास कोई प्रोफेशनल जॉब एक्सपीरियंस है, आप कोई प्रोफेशनल जॉब करते हैं, तो वो जॉब करने के लिए आपके पास सारे रिक्वायर्ड परमिट्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास सारी इरलॉबनेस होनी चाहिए वो प्रोफेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पूरी करें, अगर आपका स्पाउस यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ भी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और आप 5 साल से जर्मनी में रह रहे हैं, तो आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जर्मनी में बेआमटे यानी कि सिविल सर्वेंट के स्टेटस पे काम कर रहे हैं, तो आप 3 साल के पीरियड के बाद जर्मनी में पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप प्रीवियस 36 मंथ से जर्मन पेंशन इंश्योरेंस यानी कि डॉइचे रेंटेversicherung में पेमेंट्स कर रहे हैं, और आपको जर्मन की अच्छी नॉलेज है, यानी कि आप B1 लेवल की जर्मन बोलते हैं। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं एज अ सिविल सर्वेंट या एज अ बेआमटे जर्मनी में पीआर अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में ये प्रूफ करना है कि आप 36 मंथ से जर्मन पेंशन इंश्योरेंस यानी कि डॉइचे रेंटेversicherung में पेमेंट्स कर रहे हैं,
तो इस बात को प्रूफ करने के लिए आप नीचे लिंक में मैं वेबसाइट दे दूंगा और ये वीडियो की आपको लिंक भी मिल जाएगी। इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से इस प्रूफ को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो वो लिंक पे आप जाके देक सकते हैं कि आपको फर्जिशंस फॉर लव बेसिकली उसे कहते हैं, वो किस तरह से ऑर्डर करना है। तो वो आपको घर पे आ जाता है और उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ होता है कि आपने कब से लेकर कब तक अपनी पेंशन इंश्योरेंस में पेमेंट्स की हैं। एक और कैटेगरी होती है फॉरेनर्स के लिए जर्मनी में पीआर अप्लाई करने के लिए। उसमें ये होता है कि अगर आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के पास जर्मनी की पीआर है और आपकी अलहदगी हो जाती है, यानी कि आपकी मैरिज के केस में डाइवोर्स हो गई, या एज अ पार्टनर अगर आप रजिस्टर्ड थे तो आपकी जो लिविंग पार्टनरशिप है, यानी कि जो लिविंग पार्टनरशिप बेसिकली जो जर्मनी में आप अगर फॉर्म करते हैं वो ख़त्म हो गई है, या आपकी इन केस ऑफ मैरिज डाइवोर्स हो गई है, तो भी वो पर्सन ऑफ द पार्टनरशिप जिसके पास पीआर नहीं थी, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड के पास पीआर थी, वाइफ के पास पीआर नहीं थी और डाइवोर्स हो गई, इस सिनेरियो में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर वाइफ के पास पीआर नहीं थी तो वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाती है। इस सिनेरियो में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी लिविंग सिचुएशन जो है वो सिक्योर है और सेफ़ है। इसका मतलब ये है कि आप जॉब करते हैं और सफिशेंट आप कमाते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए या अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, तो आप पीआर इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में अगर आपको आपके पार्टनर की तरफ से डाइवोर्स के बाद या अलहदगी के बाद आपको कुछ पेमेंट्स मिलती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा था और उसको सपोर्ट करने के लिए हस्बैंड की तरफ से कोई पेमेंट्स आपको मिलती हैं, वो भी सैलरी के अंदर काउंट होती हैं, जो कि टुवर्ड्स सिक्योरिंग योर लाइवलीहुड काउंट होती हैं। एक और कैटेगरी होती है जर्मनी में फॉरेनर्स के लिए पीआर अप्लाई करने के लिए, वो ये होती है कि अगर आपके पास पीआर है और आपके पास सिटीजनशिप नहीं है और आपके बच्चे जो कि 16 साल के हो चुके हैं और 16वें साल की उम्र तक अगर वो जर्मनी में पिछले 5 साल से रह रहे थे, तो वो बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ऐसी उम्र में आए कि वो अपनी 16वीं बर्थडे पे जर्मनी में पिछले 5 सालों से नहीं रह रहे थे, तो फिर 18वें साल की बर्थडे के बाद वो लोग पीआर अप्लाई कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपके बच्चों को सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि वो जर्मन बहुत अच्छी बोलते हैं, यानी कि B1 लेवल की वो एटलीस्ट जर्मन बोलते हैं। तो वो अपनी 16th या 18th बर्थडे डिपेंडिंग अपॉन वो जर्मनी में कब आए हैं और वो पिछले 5 साल से जर्मनी में रह रहे हैं, तो वो भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। एक और कैटेगरी ये होती है कि अगर आप फॉर्मर जर्मन थे, यानी कि आपके पास जर्मन सिटीजनशिप थी और आपने अपनी जर्मन सिटीजनशिप छोड़ दी, तो फिर आप पीआर लेना चाहते हैं, वो आप कैसे ले सकते हैं। तो उसका तरीका बेसिकली ये होता है कि जब आप अपनी सिटीजनशिप रिवोक करते हैं तो उसके बाद अगर आप जर्मनी में 5 साल मज़ीद गुजार देते हैं तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट जर्मन पीआर। यहाँ लिंक मैं कर दूंगा दूसरी वीडियो को, जहाँ पर मैंने दूसरे क्राइटेरियाज़ के बारे में बात की थी कि आप उन क्राइटेरियाज़ के थ्रू पीआर कैसे ले सकते हैं। उस वीडियो में मैंने अपना प्रोसेस भी डिस्कस किया था और क्या क्या रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स से मुझे पीआर अप्लाई करने के लिए, तो वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर आप लोग का कोई सवाल है तो वो आप नीचे कमेंट्स में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा सबको जवाब देने की। और उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिसके बारे में आपके सवाल आते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट्स में लिख दें। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरह का मज़ीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 90% लोग वो होते हैं जो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं और ये वीडियोज़ देख रहे होते हैं। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ को मिस आउट ना कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।